तो उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने अपना सामर्थ्य देखते हुए लक्ष्य साधा था कि हम 400 पार जाएंगे, पर उसमें कुछ हम चूक गए, नहीं जा पाए, परंतु हम फेल नहीं हुए, हम पास हैं, हम फिर जीते हैं। हम जनादेश का पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि दिल्ली में हर प्रदेश से व्यक्ति आता है, हर प्रदेश का व्यक्ति रहता है। तो दिल्ली का जनादेश भारत का जनादेश है, और अगर दिल्ली से 100% रिजल्ट भाजपा को मिल रहा है तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारतवर्ष से 100% का रिजल्ट मिला है। तो आप देख लीजिए, इस समय आप दिल्ली की कॉलोनियों में जाएंगे, बस्तियों में जाएंगे, तो वहाँ के लोगों से जाके मिले किस प्रकार वो पानी को लेकर तरसते हैं। उनको टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं, 2-2 महीने से पानी नहीं आ रहा, और ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो सिर्फ एक प्रचार प्रसार में लगी रहती है, वो इस बात से चिंतित ही नहीं है कि डिफेंड उस चीज़ को किया जाता है जब कोई चीज़ हम ना कर पाए हों। हम जीते हैं तो जीत को डिफेंड करना, मैं ये प्रश्न उचित नहीं मानता कि जीते हैं तो हम उसका कारण दे सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य से कुछ पीछे रह गए, पर हम जीते हैं तो जीत को डिफेंड नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ एक बड़ी बहुमत से जीती, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ रही। नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे से सोशल मीडिया इंचार्ज गर्वित गुप्ता जी से। दरअसल आपको बता दें कि साउथ दिल्ली से ये हैं और साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से ये सोशल मीडिया इंचार्ज हैं, और ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर आज ये अपनी बात रखने जा रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रांशु जी। आज बात करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल की है। तीसरी बार एक बार फिर से हम देखेंगे देश भर में मोदी लहर हमें दौड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन जो मोदी लहर इस बार नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई भी नजर आई। सवाल इस वजह से है क्योंकि इंडिया अलायंस ने एक बेहद बड़ी और कड़ी टक्कर बीजेपी को दे दी है इस बार। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और भारतवर्ष के सभी देशवासियों को पहले शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की सरकार का जनादेश दिया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती, और हम तो ये बोलेंगे कि अगर हमारी पार्टी जीती है तो हमें तो खुशी मनानी चाहिए। हम इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं कि ये नेहरू जी के बाद अब 60 साल बाद ऐसा हो रहा है कि लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को ऐसा जनादेश जनता ने दिया है। और 240 नंबर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये छोटा आंकड़ा नहीं होता। तो आप देखेंगे कि पहले कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो 190 के आंकड़ों के साथ, 150 के आंकड़ों के साथ भी उन्होंने सरकार चलाई है। तो हमारे पास तो अपार जन समर्थन है, तो हम इसके लिए देश की जनता का धन्यवाद करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इतने उत्साह से ये चुनाव लड़ा। उसके अलावा जहाँ तक बात रही कि कुछ सीटें जो अपेक्षित थी उससे कम आई, तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, हम अगर कुछ पीछे रहे तो वो अपने बनाए लक्ष्य से रहे। हमारा कुछ इस प्रकार से नहीं रहा कि हमारी सरकार नहीं बन रही, हमें उसमें समस्या आ रही है, या हमें विपक्ष में जो गठबंधन बैठा है, जिसको मैं गठबंधन भी नहीं ठगबंधन कहना चाहूँगा, क्योंकि आप जानती हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त हैं, परंतु इसलिए क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में वोटों की भी ठगी करी है। जिस प्रकार से उन्होंने जनता को भ्रमित किया, चाहे उनकी खटाखट स्कीम रही हो, जिसमें उन्होंने महिलाओं को भ्रमित किया कि हम आपके खातों में खटाखट पैसे डालेंगे। आप इस समय उत्तर प्रदेश की जाके हालत देखिए, उनके कार्यालय के बाहर जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी, इस इंडी ठगबंधन के प्रत्याशी जीते हैं, वहाँ पे पहले से ही नागरिकों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। वो अपने गारंटी कार्ड लेके जा रहे हैं, जो गारंटी कार्ड इन्होंने दिए थे कि अगर आप हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे तो हम खटाखट आपको पैसे देंगे। तो इन्होंने लुभाने का काम, जनता को एक तरह से ब्राइब करने का काम इस चुनाव में किया, फेक नैरेटिव्स चलाए। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार जोशवर्धन के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में 400 पार का नारा दिया, पर इन्होंने अपने फेक नैरेटिव चलाए। इन्होंने बोला कि ये संविधान बदल देंगे, जिस संविधान के साथ इनके पूर्वज छेड़खानी करते हुए आए हैं। मैं तो इनके पूर्वज ही कहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं पारिवारिक पार्टी है, इसमें कार्यकर्ताओं का महत्व होता नहीं है। तो जितने भी इंडी गठबंधन के अलायंस था, सब पारिवारिक पार्टियां थी। तो आप जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार पहले संविधान से खुद छेड़छाड़ करी है, और ये वही नीयत भारतीय जनता पार्टी की दर्शाना चाहते थे। उसमें ये कुछ हद तक सफल रहे लोगों को भ्रमित करने में। तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी, जो हम सच थोड़ा सा कम उजागर कर पाए, और ये हमारे लिए हार नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। और हम अपने लक्ष्य से पीछे रहे, जिसको अब आप जानते हैं, कोई अगर आप एक बच्चों का भी उदाहरण लें, कक्षा में विद्यार्थी होते हैं,
तो कुछ बड़े ही ओजस्वी तेजस्वी बच्चे होते हैं उनमें, तो वो हमेशा ये अपना एक लक्ष्य साधना चाहते हैं। उन्हें पता है कि पासिंग तो मैं 50% से भी हो जाऊंगा, 60% से भी हो जाऊंगा, पर वो अपने लिए लक्ष्य रखते हैं कि मेरे को 90% पार करना है, क्योंकि उनकी ये क्षमता होती है, उनका ये सामर्थ्य होता है। तो उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने अपना सामर्थ्य देखते हुए लक्ष्य साधा था कि हम 400 पार जाएंगे, पर उसमें कुछ हम चूक गए, नहीं जा पाए, परंतु हम फेल नहीं हुए, हम पास हैं, हम फिर जीते हैं। हम जनादेश का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। जिस प्रकार इस बार जनादेश के एक मजबूत विपक्ष भी है, मजबूत पक्ष भी है, तो मैं यही चाहता हूं कि आने वाले 5 वर्ष बहुत अच्छा कार्यकाल भारत में चलेगा। देखिए, आपने जिस तरह से कहा कि पासिंग मार्क्स की ज़रूरत जिस तरीके से पड़ जाती है, और दूसरी ही तरफ आप कह रहे हैं कि टारगेट एक बीजेपी ने रखा था। लेकिन अगर बात यहाँ पर कुछ राज्यों को लेकर कर ली जाए गर्विश जी, जैसा कि हमने देखा है एमपी में 29 की 29 सीटें बीजेपी के पास आ जाती हैं, जो काफ़ी चौंकाने वाले और सटीक नतीजे यहाँ पर बैठते हैं। यूपी, जिस उत्तर प्रदेश के आवाम के लिए बीजेपी ने काफ़ी कुछ किया, योगी राज इस वक्त वहाँ देखने को मिल रहा है, और आज यहाँ पर ये दावे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं दबाव हो सकता है योगी आदित्यनाथ पर इस्तीफे का। जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखा, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश करते हुए नजर आते हैं, हालांकि उसे ठुकरा दिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जिसे लेकर ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जहां से बदलाव की बयार की शुरुआत होती है। क्या हम यही मान सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह से सत्ता में रही 10 साल और अगले 5 सालों में भी बह रहेगी, जिस तरह से अब प्रधानमंत्री पद के लिए एक बार फिर से तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ ग्रहण करेंगे, और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महज 8 सीटों पर आ पाती है बीजेपी महाराष्ट्र में, लेकिन अब यहाँ पर इस्तीफे की बात उठ रही है। योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, तो क्या बीजेपी यहाँ पर हार का ठीकरा क्या वाकई में यहाँ पर फोड़ती हुई नजर आएगी, या फिर ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र से अब एक बड़ी शुरुआत यहाँ पर नजर आ रही है बीजेपी के लिए? देखिए, मैं आपको इस संदर्भ में ये बता सकता हूँ कि आप कभी भी प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी भाषण देख लीजिए, तो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा 140 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं। कोई भी प्रदेश बड़ा या छोटा नहीं होता, ये भारतवर्ष एक है। तो इसको इस प्रकार से प्रदेशों में देखना कि उस प्रदेश में अच्छा नहीं रहा, किसी प्रदेश में बहुत अच्छा रहा, तो किसी प्रदेश में जातिगत कारण की वजह से जो भ्रम करने के लिए समीकरण इन्होंने बनाए, उस वजह से कुछ सीटें कम रह गई। और वहाँ पे भी ये नहीं मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर नहीं है, वोट शेयर अच्छा है। पर आप ये सोचिए कि अगर ये ठगबंधन इकट्ठा होकर लड़ रहा था, तो एक सीट पे मानिए कि सपा का ही प्रत्याशी खड़ा था, पर जो कांग्रेस के समर्थक थे वो भी उसी को वोट डाल रहे थे। तो आप ये देखिए, ये तो इनकी अपार शक्ति थी, इस ठगबंधन की मैक्सिमम, जो ये मैक्सिमम अपनी शक्ति लगा सकते थे, ये वो थी। इन्होंने फेक नैरेटिव्स चलाए, इन्होंने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ लिया सारी पार्टियों ने, तो जो कैडर वोट था वो तो इकट्ठा पड़ा होगा हर प्रत्याशी के लिए, इन सब का मिलाकर। उसके बावजूद अगर ये मोदी लहर नहीं रोक पाए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने जा रही है, तो मैं इसमें ये चीज़ नहीं मानता कि हम किसी प्रकार कम रहे। और जहाँ तक मैं उदाहरण दूंगा दिल्ली का, तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली वासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूँ, कि हमने सातों की सातों सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में दी हैं। और दिल्ली का जो जनादेश है वो इस कारण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली में हर प्रदेश से व्यक्ति आता है, हर प्रदेश का व्यक्ति रहता है। तो दिल्ली का जनादेश भारत का जनादेश है, और अगर दिल्ली से 100% रिजल्ट भाजपा को मिल रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारतवर्ष से 100% का रिजल्ट मिला है। वाकई, क्योंकि राजधानी दिल्ली को लेकर यही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में अगर जीत हासिल कर ली जाए तो दिल्ली के दरवाजे खुद पे खुद खुल जाते हैं, और बीजेपी ने सातों की सातों सीटों पर इस बार जीत हासिल की है। ऐसे में यहाँ पर आखिरी कुछ सवाल और बन जाते हैं गर्वित जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने जीत हासिल कर ली, अब शपथ ग्रहण समारोह है। बिहार की राजनीति में भी देखा जाए तो हलचल काफी तेज है। नीतीश कुमार हो, चाहे आंध्र प्रदेश से हो, यहाँ पर टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जो देखा जाए बहुमत इस बार बीजेपी को नहीं मिला, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी की क्या कोई मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं? पलटू राम के नाम से मशहूर है नीतीश कुमार जी। देखिए, मैं बताऊं कि अगर आप एनडीए गठबंधन को देखें तो एनडीए गठबंधन कल नहीं बना, परसों नहीं बना। एनडीए गठबंधन बहुत पुराना गठबंधन है और एक वैचारिक गठबंधन है जहां विचार मिलते हैं। आप सामने देखेंगे तो इंडी गठबंधन जो सिर्फ चुनाव से कुछ वर्ष पहले मिले एक नैरेटिव गठबंधन है,
वो मैं वैचारिक गठबंधन नहीं कहूँगा, वो एक नरेटिव गठबंधन है, वो एक अवसरवादी गठबंधन था, जिसका सिर्फ नरेटिव ये था कि हम किसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 400 पार के लक्ष्य से दूर जाने से रोक दें। तो जिनके खुद के घर शीशे के बने हुए हैं, जिनका अपना कोई आधार नहीं है, वो ये बातें भ्रमित करना, क्योंकि उन्होंने चुनाव में जिस प्रकार जनता को भ्रमित किया है, तो वही प्रयास वो दोबारा कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये यहाँ आ जाएगा, ये उलटफेर वहाँ हो जाएगा। तो पहले अपने घर में झांक लें। आपके 3 अंक के नंबर भी नहीं आए हैं, आप 99 पे अटके हुए हैं। आपके साथ इतने सारे गठबंधन में जो वैचारिक भी नहीं आपसे मिलते, वो चल रहे हैं। और आप कल का गोपाल राय जी का बयान देख लीजिए, उन्होंने कल ही ये डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने जाहिर कर दिया है कि जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा वो आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ नहीं लड़ेगी। तो ये तो अभी से बिखरना शुरू हो गए। विपक्ष के तौर पे जो एकजुट नहीं हो पा रहे, तो सरकार के तौर पे कहाँ होंगे? और ये सोचते हैं कि एक वैचारिक गठबंधन को तोड़ देंगे, वहाँ से ये पार्टियों को ले जाएंगे। तो मैं इनको ये सचेत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही कुशल नेतृत्व है। और मैं तो आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ स्वयं भी। तो उनसे कुशल चाणक्य नीति में और भारतीय जनता पार्टी के जो नीतिकार हैं, उनसे कुशल कोई नहीं है। तो वो ये चिंता ना करें कि हमारा वैचारिक गठबंधन टूटेगा। वे अपने नैरेटिव, फेक नैरेटिव वाले गठबंधन की ज़्यादा चिंता करें, तो उनके लिए बेहतर रहेगा। आखिरी छोटे छोटे से सवाल रहेंगे कि आखिरकार इस बार यहाँ पर बीजेपी के क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं जिससे कि जनता को लुभाने की वह पूरी कोशिश करेंगे, और वोट बैंक जो रहेगा वो काफ़ी भारी हो सकता है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव हैं और यूपी में हमने देखा कि 32 सीटों पर बीजेपी इस बार सिमटती हुई नजर आई है। दूसरी ही तरफ दिल्ली में भी जल्द चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी। कौन कौन से मुद्दे ऐसे हो सकते हैं कि बीजेपी आने वाले समय में उन मुद्दों से मजबूत पकड़ बना सके? देखिए, मुद्दे पार्टी नहीं देती, मुद्दे तो जनता ही देती है। मुद्दे जनता पार्टी को देती है। और जैसे आने वाले चुनावों की बात है, आप कहें दिल्ली विधानसभा का बात है, तो आप देख लीजिए इस समय आप दिल्ली की कॉलोनियों में जाएंगे, बस्तियों में जाएंगे, तो वहाँ के लोगों से जाके मिले किस प्रकार वो पानी को लेके तरसते हैं। उनको टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं, 2-2 महीने से पानी नहीं आ रहा। और ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो सिर्फ एक प्रचार प्रसार में लगी रहती है, वो इस बात से चिंतित ही नहीं है कि उनको वो उठा के ठीक कभी कहीं फोड़ देती है, कभी किसी सरकार पर फोड़ देती है, तो वो अपने घर में झाँकते नहीं है। विकसित भारत का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति करी है, तो विकसित भारत का मुद्दा हमेशा से आगे रहेगा। और ये जो संकल्प मोदी जी ने लिया है कि हम भारत को जल्द ही विकसित भारत बनाएंगे, तो आप देख लीजिए कि कांग्रेस इतने वर्षों तक सत्ता में रही और आज तक हमारा अंडर डेवलप्ड, हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्री में हम मानते हैं भारत को, तो वो विकसित की और दिशा जो दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। और इसी मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन काम करेगा और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें जनता इनको अपने आप मुद्दे दिखा के जवाब दे देगी। जनता बहुत त्रस्त है। आखिरी छोटा सा सवाल, सोशल मीडिया इंचार्ज हैं आप, तो किस तरह से डिफेंड करना चाहेंगे जिस तरह से वोट इस बार बीजेपी के पास आए हैं, एनडीए गठबंधन के पास आए हैं और दूसरी ही तरफ इंडिया अलायंस के पास भी? देखिए, मैंने आपको प्रथम प्रश्न में इसका उत्तर दिया था कि डिफेंड उस चीज़ को किया जाता है जब कोई चीज़ हम ना कर पाए हों, हम जीते हैं, तो जीत को डिफेंड करना, मैं ये प्रश्न उचित नहीं मानता कि जीते हैं तो हम उसका कारण दे सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य से कुछ पीछे रह गए, पर हम जीते हैं, तो जीत को डिफेंड नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ एक बड़ी बहुमत से जीती, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ रही। 400 का पार आंकड़ा जो था वो तो फेल होता हुआ नजर आया। देखो, 400 का पार जो आंकड़ा था वो हमारा बनाया हुआ लक्ष्य था, इस बार नहीं, अगली बार अचीव हो जाएगा। देखिए, जो फेक नैरेटिव्स इस बार इन्होंने चलाए वो इसका कारण रहे। जो ये मिल के लड़े, इन्होंने सिर्फ एक चीज़ इनको थी कि इनको 400 पार से भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, पर ये तो भूल गए कि सरकार तो 272 पे बन जाती है। तो मैं तो ये कुशलता मानूंगा भारतीय जनता पार्टी के नीतिकारों की कि उन्होंने विपक्ष को इस प्रकार से उलझा दिया कि वे यही भूल गए कि 272 पे सरकार बनती है और वो 400 पार को ही देखते रह गए पूरे चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया गर्वित जी, जिस तरह से आपने सवालों का जवाब दिया, और बहुत बहुत बधाई हो आपको। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ चुकी है। अब यही देखना होगा कि 9 जून को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे और देश के तमाम दिग्गज नेता इस समारोह में शामिल होंगे। देखना होगा कि इस बार मोदी लहर जो देश भर में दौड़ती हुई नजर आएगी, जनता को किस तरीके से वह लुभाती हुई देखी जाएगी। ये 5 साल अब मोदी सरकार के लिए काफ़ी अहम हो चुके हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।